ये देखा गया है कि दोनों के दरमियान में जब नाचाकी पहले दर्जे में होती है, तब इस नाचाकी को दूर करने के लिए कोई रेमेडियल मेजर्स जो है वो फौरी तौर पर अख्तियार नहीं किए जाते, बल्कि दोनों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। ये इनफैक्ट निप इन द बड प्रॉब्लम टू निप द प्रॉब्लम इन द बड वाली जो स्टेज है, इससे अगर समझ लीजिए आप तजावुज़ कर गए, तो फिर ये प्रॉब्लम जो है रोज़ दिन नए-नए डायमेंशंस अख्तियार करता जाता है। और ख़ुसूसियत के साथ में दोनों फैमिलीज़ ने जैसे ही इस प्रकार का कोई इशू क्रिएट हुआ है, मिल बैठ कर के मामले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन होता ये है कि एक से बात दूसरे तक और दूसरे से बात तीसरे तक, और कहीं फिर ये बात जाकर के टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है और मसला हल होने की बजाय मसला मज़ीद संगीन होता चला जाता है, यहाँ तक कि बात तलाक पर चली जाती है। ये यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन का इशू फैसल भाई ने रेज़ किया है, हसीब भाई। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक तो प्रॉब्लम जैसा फैसल भाई रेज़ कर रहे हैं कि भई जो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं उनका रोल जो है सही नहीं होता है, या वो लोग इंस्टेड क्या है कि फायर फाइटिंग के वो कहीं न कहीं उसके अंदर ज़्यादा केरोसिन डाल रहे होते हैं। लेकिन ये कि उसके अलावा क्या एवेन्यूज़ है जो हमारे माशरे में होने चाहिए और अवेलेबल नहीं है? तो देखिए, एक चीज़ तो सबसे पहले खुद उस शौहर का काम है, सबसे पहला काम कि वो कुरान मजीद ये कहता है कि अगर एक कभी उसमें औरत ने कोई रखी है, तो दूसरी खूबी रखी हुई है। तो इंसान अगर उसकी दूसरी ब्यूटी उस पे देखे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाता है, वहीं के वहीं एक तो रुक जाता है, एक तरीका ये है। दूसरी बात ये होती है कि सेकंड मेजर इंसान ये ले सकता है कि हमेशा लड़की का हो या लड़के का हो, वो किसी ना किसी की गाइडेंस में चलता है। लड़की की कोई सहेली होती है, फ्रेंड होती है या कोई रिश्ते में होती है। तो ये कोशिश करना चाहिए दोनों को, वाइस वर्सा, कि जिससे जिसको शिकायत हो, वो उसके साथ क्या करे, शेयर करे। तो ये होता है कि कभी-कभी कोई चीज़ हम नहीं समझ सकते, तो वो थर्ड पर्सन जो बहुत करीब से जिसको वो जानता है, वो उस मैंने इस तरह भी देखा, इस तरह से भी मसले क्या हो जाते हैं, रिज़ॉल्व हो जाते हैं। और तीसरा ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ नेचर मर्द के हो या औरत के, ऐसे हो जाते हैं कि जिसमें मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है। वो भी नहीं रियलाइज़ करता है ना इंसान, तो भी मसला होता है। तो ऐसे इसमें साइकोलॉजिस्ट के पास भी क्या होना चाहिए, रुजू होना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट के पास भी। बाज़ दफ़ा सिर्फ़ काउंसलिंग काम नहीं आती, बल्कि क्या काम आती है, दवाओं की भी ज़रूरत पड़ती है। और आखिरी चीज़ उसमें ये है कि जो कुरान कहता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उसके एक अहल को बुलाओ या इसके अहल को बुलाओ। अगर अहल में उतना कोई मैच्योर्ड नहीं है, तो कोई काउंसलिंग सेंटर जो दीनी या वो हैं, उनके पास जाना चाहिए। तो उससे ये मसले क्या हो सकते हैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने क्या कहा कि अगर उन लोगों के अंदर मिलने की ख्वाहिश है, तो अल्लाह ज़रूर उनसे क्या कर देगा, मौफ़िक़त पैदा कर देगा। जी, बिल्कुल। इस हम लोग ये लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि जो सबसे अहम नुकता है कि जब इस रिलेशनशिप में और मियाँ-बीवी के ताल्लुक में लोग जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये महसूस होता है कि जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर आयद होती है, उसके लिए भी जो है मियाँ-बीवी जो है तैयार नहीं रहते। तो ये किस तरीके से एक शादी को के ताल्लुक को जो है कहीं न कहीं इसमें खटास को पैदा करता है? इसके अंदर मैं समझता हूँ पेरेंट्स का रोल जो है बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो इन सारी स्टेजेस से अपनी ज़िंदगी के अंदर में गुज़र चुके हैं। ख़ास करके ये देखा गया है कि जब बच्चों की तादाद मल्टीप्लाई होने लगती है, तो ये बढ़ती हुई ज़िम्मेदारियों को फ़ेस करने का पोटेंशियल मर्द और औरत अपने अंदर में कम पाते हैं। ऐसे में मैं समझता हूँ कि अगर पेरेंट उनको सपोर्ट करेंगे, तो बड़ी हद तक उनके ऊपर जो ज़िम्मेदारी पड़ी हुई है, उस ज़िम्मेदारी का बोझ हल्का हो जाएगा। तो ये कुछ-कुछ स्टेशंस लाइफ के ऐसे हैं जहाँ पर मर्द और औरत दोनों मिल कर के सिचुएशन को टैकल करने में अपने आप को कम पाते हैं, और उस कमी को मैं समझता हूँ पैरेंटल सपोर्ट फ्रॉम ईदर ऑफ द फैमिली उसको पूरा कर सकता है। एंड वो क्रूशियल स्टेज के ऊपर अगर समझ लीजिए आपने उनको थोड़ा-सा सँभाला दे दिया और वो इस स्टेज को यूँ कह लीजिए कि कामयाबी के साथ पार कर गए, तो वो चीज़ जो उनके ताल्लुकात के अंदर में ख़राबी का बाइस बनती वो स्टेज पर, वो बनने से रह जाएगी। तो मैं समझता हूँ हमारे पुराने वक़्तों के अंदर में जो होता था, बहुत पुराना वक़्त भी नहीं, लेट अस टॉक इन टर्म्स ऑफ द लास्ट जनरेशन, जबकि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के अंदर में भी एक प्रोएक्टिव रोल प्ले किया करते थे। तो आज भी मालूम पड़ता है कि ये ज़रूरत है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग के अंदर में आप अपना रोल प्ले करें। इसमें हसीब आप कि इस
मैं चाह रहा था कि इसमें जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से जो अवेयरनेस की कमी असल में क्या है, देखिए एक मसला ये हो गया है कि मर्द ये समझता है कि वो घर पर आया तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो सब जिम्मेदारी किसकी है? औरत की है। यहाँ ही से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। हमारे लिए असल में है ना, सबसे बेहतरीन उसवा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। एक्चुअली फैमिली लाइफ में भी जब हम उसको देखेंगे, मैंने अभी ये देखा कि जैसा जो फैसल भाई ने एक बात कही है, देखिए औरत की कुछ जिम्मेदारियां मुतय्यन की है, मर्द की कुछ की गई है। और लेकिन ये कानूनी ज़ाब्तों से मियाँ बीवी के रिश्ते नहीं चलते, बल्कि आपस में एक दूसरे के कॉपरेशन और एक दूसरे पे ईसार पे चलते हैं। अब नए मियाँ बीवी में बच्चा हुआ, अब बीवी इरिटेट कब होती है मालूम है? मैंने देखा, क्योंकि मैं दादा भी बन गया तो मुझको बहुत सारी चीजें और समझ में आ रही है कि वो बच्चा रात में उठता है, अब 1 दिन 2 दिन रोज उस औरत की नींद खराब हो और सुबह उसको दूसरी जिम्मेदारी भी अदा करनी हो, और शौहर क्या करे? सो जाए, परोट लेके सो जाए। तो अब क्या होगा? बट नेचर उसको ही लगेगा ये मेरा माविन नहीं है उसमें। अब उसके मुकाबले में अल्लाह के रसूल को देखो तो आप बच्चे का नाक साफ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। तो ये रिश्ता कैसा होगा जब दोनों में मोहब्बत हो, है ना? एक तो फैसल भाई ने तवज्जो दिलाई कि पहले न्यूक्लियर फैमिली नहीं थी, जॉइंट फैमिली थी। तो चाचा चाची दादा दादी, अब आज तो घट घट के माँ बाप को भी माइनस कर दिया गया। तो ये प्रॉब्लम क्या होने लगे? जो बीच में वो एक रास्ता बनते थे, सपोर्ट सिस्टम बनते थे, वो हट गए। सपोर्ट से ज्यादा मोहब्बत आती थी, लेकिन वो खत्म हो गई। तो ये जो वो चीजें होती है जो कॉन्फ्लिक्ट को क्या करती है। अब जैसा एक बात मैं बताऊं, बीवी अगर दोनों काम करने वाले हैं तो अब शौहर ये तकाजा करे कि वो जॉब पर से आने के बाद भी चाय वही बना के दे। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो खुद बना ले। अब लोग क्या बोलते हैं कि ये जन मुरीद बन गया, ऐसा कोई करा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि खुद बना के बीवी को ऑफर करे। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, वो बना के दे तो आप उसको ऐसा लगेगा कि मेरी थकावट का इसको क्या है एहसास है। तो ये जो आपस में मोहब्बत की इससे जो बुनियादें बनती है ना, वो अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक एलिट तबके में क्या होता है, एलिट तबके में क्या होता है मालूम है? कि वो समझते हैं कि बीवी को मैंने 1 लाख रुपए दे दिया, जाओ जाके शॉपिंग कर लो। क्या बीवी कोई गुड़िया है या कोई रोबोट है कि पैसा दे दिया और जाके कर दो? तो एक बड़े घराने का किस्सा बताता हूँ। वो उसका शौहर उसको हर वक्त ड्राइवर बेचता था और पैसे वाला था, पैसे देता था। अब वो बीवी अपना शॉपिंग करके आती थी, लेकिन आपस में कॉन्फ्लिक्ट, वो मेयारी मोहब्बत नहीं। तो उसको ये सजेशन दिया गया कि एक दिन तुम एक अंगूठी खरीद के उसको ले जाओ, और एक बार डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके तुम खुद उसको ले जाओ, ड्राइवर को मत भेजो। तुम जानते हो कि उसने जब वो अंगूठी खुद खरीद के उसको दी, बहुत महंगी नहीं थी, वो तो लाखों की परचेसिंग करती है। तो उसने पूरे अपने एरिया में, मेरे शौहर ने मेरे लिए क्या लाया है, तोहफा मोहब्बत पैदा करता है। तो ये सब चीजें सब्जेक्टिव है अलग अलग, लेकिन ये चीजें हमारे यहाँ प्री, जिसको हम मैरिज कहते हैं, बताना चाहिए। वो बताएंगे तो उससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने से पहले कम हो सकते हैं। जी बिल्कुल। अब हम लोग सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, गुनागो किस्म के मसाइल है, और जदीद माशरे के अंदर जदीद जाहिलियत का जो दौरा है उसके अंदर हम जो है उसको ना पहचान पा रहे हैं, ना हम उसकी रेमेडी से भी हम बहुत दूर है। तो इतने सारे मसाइल सुनकर हमारे नाज़रीन भी परेशान होंगे कि इन मसाइल का क्या हल हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि फैसल भाई आप बताइए कि बतौर माशरा या इज्तिमाई तौर पर ये जो तलाक की बढ़ती शरह है, या ऐसी मैरिजेस जिसके अंदर खुशी मौजूद नहीं है, इसका क्या हल हो सकता है? बस बेटा, बुनियादी तौर पर यह रियलाइजेशन होना चाहिए कि निकाह अपने आप में, जैसा कि हमारे भाई ने कहा, एक मिसाक गलीज़ है। और मिसाक गलीज़ जो है वो आइंदा ख़ानदान की तरक्की का, यूँ कह लीजिए कि प्रोक्रिएशन का जो है बाइस बनता है। मियाँ और बीवी शादी के बंधन में बंधने के साथ में कहीं इस बात को भी रियलाइज़ करें कि ये महज जिनसी ख्वाहिश की तस्कीन का एक जायज़ ज़रिया ही नहीं है, बल्कि देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स टू बी अचीव्ड बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज। तो ये रियलाइजेशन कहीं पर आई। फिर उसके बाद में ये कि ख़ानदान की जो तश्कील होगी वो किन बुनियादों पर होगी। सबसे अहम तरीन चीज़ जो मैं समझता हूँ हमारे नौ बिहाता जोड़े लैक कर रहे हैं, जैसे कि पूरे माशरे के अंदर में दीनी शऊर की कमी है। ये दीनी शऊर की कमी
नौबिहाता जोड़ों के अंदर में भी देखी जा रही है। और इस कमी के चलते बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट हो रहे हैं। मर्द अपनी बीवी को टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं, और बीवी जो है मर्द की ज़रूरियात को पूरा करने से आजिज़। ये जब चीज़ होती है तो फिर वो जो अनहैप्पी मैरिजेस का आपने तज़करा किया, उनका वजूद अपने आप में आ ही जाता है। और फिर दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कहीं रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। हमारे नौबिहाता जोड़ों को कहीं ये भी समझाने की ज़रूरत है कि पैसा ही तुम्हारी तमाम तर ज़रूरतों के पूरे करने का बाइस नहीं बनेगा। अपनी बीवी की तरफ से होने वाली जो होम मेकिंग की खिदमात हैं, कहीं उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। कभी उन खुरदुरे हाथों को हाथ में लेकर के प्यार करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें ढलती उम्र के साथ में जब होने लगेगी, तब वो बीवी की कद्र मंज़िलत जो है आँखों के अंदर में बनी रहेगी। और ख़ुसूसियत के साथ में ये कि आपके अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी की तज़लील करने की बजाय उसकी आप तकरीम करेंगे, तो आपके बच्चे भी उसकी तकरीम करेंगे। हमको इन तमाम तर बुनियादी उसूलों को बहुत ज़्यादा ज़हन में रख कर अपने अज़दवाजी ताल्लुक़ को यूँ कह लीजिए कि तरक्की देने की ज़रूरत है। आसिफ भाई, ये जो इज्तिमाई मसला है और जिस पे बात हो रही, तो आपकी तरफ से कोई बात थी जैसे हम इसको माशरती सतह पे इसको कैसे हम इसको जो हल असल में सबसे पहले तो देखिए, मियाँ बीवी को ये समझना चाहिए कि कुरान में अल्लाह ये फरमाता है कि जैसे ही निकाह होता है, हम रहमत और मवद्दत का बीज उनमें डालते हैं। मोहब्बत पूरी आ नहीं जाती। जिस तरह किसान को पूरी वर्किंग करके क्या करनी पड़ती है, फसल लानी पड़ती है। तो ये पहले उसे समझना चाहिए कि मुझे इस फसल को कैसे आगे बढ़ाना है, परवान चढ़ा। और वो परवान कैसे चढ़ेगी, जब वो पहले से जानेगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, सहाबा के मजमूई तर्ज़ अमल से, तो उसको ये मालूम पड़ेगा कि भाई इस तरीके से गिव एंड टेक मोहब्बत है ना। और ये कानून का रिश्ता नहीं है। असल में एक मसला हमारे साथ ये भी हो गया कि जब हम दीन की बात करते हैं तो फ़िक़्ह आ जाती है सामने, और फ़िक़्ह हमारी वो कदीम लिखी हुई है। उसमें ये है कि बीवी को पका हुआ खाना दो। जब बगदाद पूरा उरूज पर था, तब वो जो ख़ास तौर पर जो दीनदार औरत होती है, आलिमा, वो उसी को सामने ज़हन में रखकर क्या करती है, चाहती है कि मर्द उसको डिमांड को पूरा करे जो नहीं पूरा हो सकता। हालांकि ये बात जानना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए असल क्या है। अब सैयदना फ़ातिमा कोऑपरेट कर रही थी कि नहीं, हज़रत अली को पानी उठा रही थी, मशकीज़ें उठा रही थी, है ना। अस्मा बिनते अबी बकर कोऑपरेट कर रही थी। तो ये जो चीज़ है, तो क्या एक्सप्लॉयटेशन था हज़रत अली का? लोग बोलते कि भाई एक्सप्लॉयटेशन है, नहीं, बल्कि ये दोनों रिश्ते असल में कानून की ज़ाब्तों की बुनियाद में नहीं चलते। कानून और ज़ाब्ते तो बहुत आखिर की लास्ट चीज़ है, जब मसला कोई हल नहीं होता। असल चीज़ है एक दूसरे के लिए ईसार, कुर्बानी, मोहब्बत, और वो जानना कि किस तरह मोहब्बत दी जाती है, कहाँ मुझे सेक्रीफाइस करना है, कहाँ मुझे तहम्मुल से काम लेना है ना। ये जब सीखेंगे हम, तो इंशाअल्लाह क्या होगा, एक खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी है। एक इजाफा डॉक्टर साहब ये भी कहना चाहूँगा कि आप अगर महसूस करें तो कर सकते हैं किसी घर के टूटने की आवाज़ को, और ये घर के टूटने की आवाज़ अपने आप में इतनी करी होती है कि मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई और करी आवाज़ इस दुनिया के अंदर में होती होगी। और मियाँ बीवी को हमेशा इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि ये घर तुम्हारे बसाए रखने से बसेगा, और अगर तुम इसकी जड़ बुनियाद को ख़त्म करना चाहो तो वो भी तुम्हारे ही हाथों में, फ़ैसला तुम्हारा। असल में ये इनकी बात से इतना खाली इजाफा करता हूँ कि मियाँ बीवी के डिस्प्यूट अगर तलाक पर पहुँच जाते हैं और बच्चा होता है, तो ये समझ लो कि बच्चे माँ बाप होते हुए भी यतीम हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा सफ़र वही बच्चे होते हैं। जी बिल्कुल। अज़ीज़ नाज़रीन, आपने ये एपिसोड को सुना। इसके अंदर हमने हमारे माशरे में जो खानगी मसाइल है, जो नाखुश शादियाँ हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया, उनके बहुत सारे रीज़न्स को हमने समझा। लेकिन जब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, तो जो बुनियादी सॉल्यूशन हमारे सामने पेश होता है, वो यही है कि जिस तरीके से हम ये कहते हैं ना कि हम जब गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो एक्सीडेंट के बाद कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए प्रिवेंशन होता है। और प्रिवेंशन की जो बात यहाँ पर दोनों हमारे मेहमानान ने की, वो ये है कि हम अपनी शादी के इस इंस्टीट्यूशन में दाखिल होने से पहले, इस मैरिज में दाखिल होने से पहले हम पूरी तरीके से इसके लिए प्रिपेयर हो। और ये प्रिपरेशन एक तरह की तालीम और तरबियत चाहता है।
और अल्हम्दुलिल्लाह कल्याण जमात इस्लामी की तरफ से इसी मौजू के तहत कि जिसका नाम हमने जो रखा है कि जो न्यूली वेड कपल्स है उनकी नई ज़िंदगी का आगाज़ है, तो आगाज़ प्री मैरिटल वर्कशॉप फॉर ब्लिसफुल मैरिज के लिए ये इंशाल्लाह 5 जनवरी के दिन संडे के दिन सुबह से शुरू होगा और इसके प्रायर रजिस्ट्रेशन रहेंगे। आप में से जो हजरात भी अगर जो सुनने वाले हैं वो नई शादी कर रहे हैं तो वो इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं, या आपके कोई रिश्तेदार दोस्त पहचान वाले हैं जिनको आप तोहफा देना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि उनको इस रजिस्ट्रेशन का जो है आप उनको तोहफा दें। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है भी तो ये एक वर्कशॉप आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा चेंज लाएगा। जो मसाइल हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए, आपको ये मसाइल बहुत बड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप यकीन जानिए कि इस्लाम इन तमाम मसाइल का बहुत ही आसान और बहुत ही सलीस जो है हल देता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम उस तालीम को समझें, उसको अपनाएं, और यही हमारे इस वर्कशॉप का मकसद है जो इंशाल्लाह 5 जनवरी को होने जा रहा है। उसकी डिटेल जो है आपके साथ स्क्रीन पे शेयर की जाएगी, तो वो QR कोड के ज़रिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें लिमिटेड सीटें हमने रखी है, तो ये लिमिटेड सीटें क्योंकि ये वर्कशॉप की सूरत में होने वाला है, अनलिमिटेड गेस्ट नहीं है, तो जल्द अज जल्द इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कराएं। और ये रजिस्ट्रेशन यकीन मानिए आपके लिए और आपकी शादी के लिए और आपके आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों को ऐड करने के लिए इंशाल्लाह मददगार साबित होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने सुनने से अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। बारकल्लाहु लकुमा व बारका अलैकुमा व जमाअ बैनकुमा फी खैर। बारकल्लाहु लकुमा व बारका अलैकुमा व जमाअ बैनकुमा फी खैर।